Good morning, class. Suprabhat, students. Students, day before yesterday, we have studied about the barter system of exchange, money, and its evolution. Drawbacks of barter system of exchange. So, due to the shortcomings or drawbacks of barter system of exchange and diversification and multiplication of human wants, barter system of exchange proved an inefficient system of exchange. वस्तु वस्तु प्रणाली या वस्तु विनिमय प्रणाली एक अपर्याप्त विनिमय का माध्यम के रूप में साबित हुई. So money was introduced as a medium of exchange. Afterward, we have studied about the kinds of money along with the basic definition of money. The basic definition of money. What is money? Money is what money does. Money क्या होता है? जो money कार्य करता है. Money is what money does. Today we will study about the functions of money. आज हम किस चीज की स्टडी करने जा रहे हैं? आज हम फंक्शंस ऑफ मनी के विषय में थोड़ा बात करने जा रहे हैं. जो मुद्रा के कार्य हैं उसके विषय में कार्य करने जा रहे हैं. फ्रेंड्स, एक निवेदन है आपसे. इस क्लास को हम आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये चैनल जो बेसिक रूप से स्टार्ट किया गया है, ये पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो समाज के गरीब वर्ग है उस तक एजुकेशन पहुंचे, उसके लिए स्टार्ट किया गया है. अधिक से अधिक इसको पहुंचाने के लिए आवश्यकता है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें. फ्रेंड्स, मैं नहीं कहता कि अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप लाइक करें. मैं ये भी नहीं कहता कि आप इस पर कमेंट करें. लेकिन पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए समाज के गरीब वर्ग को जिस तक एजुकेशन नहीं पहुंचती है उसको ध्यान में रखते हुए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. और ये जो रील्स मैं आपके सामने बना करके भेज रहा हूं, ये जो वीडियोस मैं आपको भेज रहा हूं, इसे अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों तक, अधिक से अधिक छात्रों तक ये आवाज पहुंच सके, ये वीडियोस पहुंच सकें और वो अपने आप को ज्ञान से लाभान्वित कर सकें. तो फ्रेंड्स, नाउ वी आर कमिंग बैक टू द पॉइंट. फंक्शंस ऑफ मनी. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी? बेसिकली फंक्शंस ऑफ मनी की अगर हम बात करें तो जो बेसिक फंक्शंस हैं, दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ द और शॉर्टकमिंग्स ऑफ द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. वस्तु विनिमय प्रणाली के जो दोष थे उन्हें पूरा करने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए, क्योंकि मनी का इंट्रोडक्शन हुआ था, मुद्रा का अभ्युदय हुआ था, मुद्रा अस्तित्व में आई थी, तो बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी आर द डिमेरिट्स ऑफ मनी. जो डिमेरिट हैं उनको सॉल्व किया गया. दीज आर द फंक्शंस ऑफ मनी. दो तरीके के फंक्शंस, दो तरीके के मुद्रा के कार्य आते हैं. फर्स्ट नंबर पर स्टैटिक फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा के स्थिर कार्य. और दूसरे प्रकार के फंक्शंस ऑफ मनी होते हैं, मुद्रा के कार्य होते हैं डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी. ये गतिशीलता वाले कार्य जो मनी के होते हैं. सबसे पहले हम स्टैटिक फंक्शंस ऑफ मनी कहते हैं. तो स्टैटिक फंक्शंस ऑफ मनी रेफर्स टू द कन्वेंशनल फंक्शन ऑफ मनी. जो कन्वेंशनल फंक्शंस ऑफ मनी है, विच इंक्लूड्स medium of exchange, which includes unit of value or measure of value of goods and services, which includes standard for deferred payments, which includes store of value, which includes transfer of value. So these are the primary and secondary or subsidiary functions of money, which are the static functions of money. So static functions of money are the conventional function of money, which includes a medium of exchange, which in medium of exchange, measure of value or unit of value, a standard for deferred payments, store of value, and transfer of value.
Today we will learn about these all and its significance and implications. Afterward, what are the dynamic functions? Dynamic functions कौन से होते हैं? Dynamic functions वो होते हैं जो देश के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए, देश के अंदर स्थिरता, आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए और जीडीपी को, जो हमारा जीडीपी रेट है, उसे ग्रोथ के पथ पर प्रशस्त करने, उसके ग्रोथ का पथ प्रशस्त करने के लिए जो मनी कंट्रोल के माध्यम से, जो इकोनॉमी में फ्लो ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करके नियंत्रित करके किए जाते हैं, जिसमें इन्फ्लेशनरी किस तरीके से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करेंगे, या एक्सेस डिमांड को किस प्रकार से हम कंट्रोल करेंगे, या डेफिशिएंट डिमांड को हम किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, या किस प्रकार से हम डिफ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। ये जो फंक्शंस ऑफ मनी है, इन्हें हम बोलते हैं डायनेमिक फंक्शंस ऑफ द मनी। तो फर्स्ट वी आर कमिंग विद द स्टैटिक फंक्शंस ऑफ मनी। स्टैटिक फंक्शंस कौन से होते हैं? और स्टैटिक फंक्शंस दो तरीके के बेसिकली होते हैं। दीज आर द प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। इसी के साथ में जो फंक्शंस हैं मनी के, उनके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उनके सिग्निफिकेंस क्या हैं, उनका महत्व क्या है, या उनका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार से पड़ा, इसके विषय में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट आर द प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस में दो फंक्शंस मनी के आते हैं। दीज आर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड यूनिट ऑफ वैल्यू और मेजर ऑफ वैल्यू। हम सबसे पहले पर आ जाते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। हम सभी जानते हैं मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। यह वस्तुओं और सेवाओं को की अदला बदली के माध्यम के रूप में कार्य करती है। मनी एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, which was quite impossible and which was quite difficult, not impossible, which was quite difficult under barter system of exchange due to the दो चीजें उसके अंदर थी: आवश्यकताओं का दोहरा संयोग की समस्या, डिफिकल्टी और प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, एंड सेकेंड जो था जो आपका सेल और परचेज था, क्रय और विक्रय था, वो एक साथ बंधे हुए थे। तो अगर हम सबसे पहली बात कर लेते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की, तो क्या कहता था, क्या एक्सप्लेन करता था? ये एक्सप्लेन करता था द गुड्स इन पोजेशन ऑफ टू डिफरेंट पर्संस कैन ओनली बी एक्सचेंज्ड अंडर सच सर्कमस्टेंसेस व्हेन दीज आर रिक्वायर्ड और दीज आर नीडेड बाय ईच अदर। ये एक्सचेंज ऐसी स्थितियों में तभी पॉसिबल हो पाता था जब दो अलग अलग लोगों के बीच में जो एक्सचेंज है वो तभी पॉसिबल हो पाता था, विनिमय तभी पॉसिबल हो पाता था, वस्तुओं की अदला बदली तभी पॉसिबल हो पाती थी जब उनके पोजेशन में, उनके अधिकार में, उनके पास में जो अलग अलग वस्तुएं हैं वो एक दूसरे की आवश्यकता हो। अगर ऐसा नहीं था तो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाता था, विनिमय पॉसिबल नहीं हो पाता था, अदला बदली पॉसिबल नहीं हो पाती थी। देन एवरीवन जो मार्केट के अंदर जाता था उसको क्या आवश्यकता होती थी? ही हैज टू सर्च दैट पर्सन हु हैज द गुड इन पोजेशन ऑफ हिम which is required by me and I have that good which is required by him। तो दोनों का जब तक म्यूचुअल कंसेप्ट नहीं होता था तब तक हम एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। तो इसने क्या करा? इसने एक्सचेंज को बहुत टिपिकल बना दिया, बहुत क्रिटिकल बना दिया। हमें ऐसे व्यक्ति को खोजना पड़ता था। हम आसानी से, हमें दिख रहा है सामने वाले के पास में चावल है, हमारे पास में गेहूं है, हमें चावल की आवश्यकता है, लेकिन हम उसकी अदला बदली नहीं कर सकते थे तब तक जब तक कि सामने वाले को गेहूं की आवश्यकता ना हो। पहली चीज। दूसरी चीज, उसके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि सेल और परचेज ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, कोई भी आर्थिक गतिविधि है किसी भी देश के दृष्टिकोण से, वो एक साथ चलती थी। These works together simultaneously। अब इसमें समस्या क्या आती थी? साथ साथ चलने से, मतलब सिंपल सी बात है, if we want to purchase a particular commodity then we have to sell or particular commodity which is in possession of ourselves। हमारे पास में जो commodity है
उसको बेच करके हम दूसरी कमोडिटी को परचेज कर सकते थे, या दूसरे की कमोडिटी अगर हम अपनी कमोडिटी अगर हम बेचना चाहते हैं तो दूसरे से बदले में कोई ना कोई कमोडिटी हमें परचेज करनी पड़ती थी। तो सेल और परचेज आर नॉट द डिफरेंट कंसेप्ट, और इनफैक्ट आर नॉट द सेपरेट कंसेप्ट फ्रॉम ईच अदर। ये सेपरेट नहीं थे, ये एक साथ जुड़े हुए थे। बट अगर हम implications की बात करें, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी हैज सॉल्व्ड ऑल प्रॉब्लम्स। सबसे पहला प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स, मनी हैज सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम। नाउ वी कैन इजीली गो टू द मार्केट एंड वी कैन इजीली परचेज एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। आज हम पैसा दिया, मार्केट से कुछ भी परचेज कर रहा है। हमने अपनी वस्तु को, जरूरी नहीं है कि उसे हमारी वस्तु की आवश्यकता है या नहीं है, हम मार्केट में जाकर के अपनी वस्तु को सेल ऑफ कर सकते हैं और उसके बदले में पैसा ले सकते हैं, जो हमारी परचेजिंग पावर होगी, जो हमारी मूल्य होगा। तो मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं, उसके बहुत सारे महत्व हैं, उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। अब हम इम्प्लीकेशंस पर आ जाते हैं। सबसे पहला, अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, मनी एज ए मीडियम ऑफ exchange become more simpler, which causes expansion of value and GDP growth or rise in national income। क्या हुआ कि मनी जब से पहले क्या था, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था, बहुत क्रिटिकल स्थितियां होती थी एक्सचेंज की। हमें देखना पड़ता था कि कौन हमारे माल की किसको आवश्यकता है, कि कौन हमारा माल परचेज करेगा और किसके पास हमारी आवश्यकता का सामान है, कमोडिटी है, वस्तु है। बट मनी हैज मेड दिस एक्सचेंज सो सिंपल, उसने बहुत इजी बना दिया। अब हम केवल मार्केट में जाते हैं, परचेजिंग पावर जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज की गई है, उसको हम मुद्रा के रूप में लेते हैं और आसानी से अपना माल बेच देते हैं। या बाजार में जाते हैं, कोई भी माल हमें खरीदना है, अपने पास में वैल्यू देते हैं, तो इसने क्या किया, वैल्यू को बढ़ा दिया। पहली बात, सिंपल बना दिया एक्सचेंज को। सेकेंड थिंग, वैल्यू को बढ़ा दिया, जिसके कारण से हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट और जो हमारी जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें वृद्धि हुई और हमारी राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में वृद्धि का एक कारण बना। फर्स्ट इंप्लीकेशन, इसका फर्स्ट सिग्निफिकेंस मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये हो गया। सेकेंड थिंग, चेंज इन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट और ए शिफ्ट फ्रॉम सेल्फ कंजम्पशन टू मोर ऑफ द मार्केट। देखिए क्या था, पहले हमारा किसान था, इस बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में उसे पता था कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल है मार्केट में अपने माल के बदले में, चूंकि कमोडिटीज आर एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज और गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। तो ज्यादातर जो प्रोडक्शन हुआ करता था, किसके लिए हुआ होता था, सेल्फ कंजम्पशन के लिए हुआ करता था, स्व उपभोग के लिए होता था। लेकिन ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट शिफ्ट्स from the consumption purposes, production shifts from the consumption purposes to the market purposes। प्रोडक्शन ने क्या किया, शिफ्ट हो गया कंजम्पशन पर्पस से मार्केट पर्पस। अब हम उसे बेचने लगे, मार्केट में बेचने लगे, जिससे कि हमारे पास में अधिक से अधिक परचेसिंग पावर आए, हमारे पास में अधिक से अधिक उसका मूल्य आए, जिसे हम आसानी से दूसरी वस्तुओं पर, सुविधाजनक वस्तुओं पर, इट बिकम्स, इसके कारण से क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन आया। जो हमारी मानवीय इच्छाएं हैं, जो हमारी ह्यूमन वांट्स हैं, उसमें डाइवर्सिफाइड वो हो गई। इसी के साथ में मल्टीप्लिसिटी, ह्यूमन वांट्स बिकम्स मल्टीपल ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। तो हमारा जो प्रोडक्शन है उसके नेचर में चेंज आ गया, जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए केवल होता था, मोर ऑफ आवर प्रोडक्शन बिकम्स फॉर मोर ऑफ द मार्केट। Next is separate, the act of sale and purchase causes expansion of market size and GDP growth। देखिए क्या था, पहले सेल और परचेज चूंकि एक साथ होता था, मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें अपनी वस्तु को बेचना है तो हमें दूसरे की वस्तु को साथ में खरीदना है। These are not different from each other in the under barter system of exchange, but money has separated
both these economic activities of sale and purchase, because now we can purchase and sell our commodities, or we can purchase the commodities from the open market in terms of money easily. तो आज क्या है, हमें जरूरत नहीं है कि अगर हम वस्तु कोई बेचने जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि कोई वस्तु खरीदें, हम उसे परचेसिंग पावर से एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आज हम कोई वस्तु खरीदने जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम अपनी वस्तु को बेचें। तो इसने क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी ने एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज सेल और परचेज को सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब जरूरी नहीं है कि जो सेल और परचेज की एक्टिविटी है साथ साथ हो, एक साथ हो। इट हैज सेपरेटेड, it has my introduction of money as a medium of exchange has separated the both these economic activities of purchase and sale, due to which GDP gross domestic product, due to which causes expansion of market sizes। इससे क्या हुआ, जो मार्केट के साइजेज हैं, बाजार का विस्तार, मार्केट साइज का विस्तार हुआ, मार्केट के आकार का विस्तार हुआ, विच कॉजेज जीडीपी ग्रोथ और ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। इसके कारण से नेशनल इनकम में ग्रोथ हुई और हमारा जो जीडीपी है उसके अंदर ग्रोथ आई। सो फ्रेंड्स, दीज आर द बेसिक सिग्निफिकेंस और implications of the medium of exchange as a function of money. Next, primary function, which is also known as the static function of money, that is unit of value or measure of value। So friends, मूल्य की इकाई के रूप में, मूल्य की माप के रूप में अगर हम देखें बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, सीसी इकोनॉमी में, वस्तु विनिमय प्रणाली में, वस्तु प्रणाली में क्या था, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। मूल्य की कोई स्पष्ट माप नहीं, मूल्य की एक इकाई नहीं थी, मूल्य के माप की कोई इकाई नहीं थी। अब वैल्यू ऑफ एवरी गुड्स एंड सर्विसेज had been decided under barter system of exchange by which particular commodities, by which it is replaced or it is exchanged। किसी भी वस्तु की कीमत किसके द्वारा निर्धारित होती थी, जिससे उसकी अदला बदली की जाती थी, जिसे उसे एक्सचेंज किया जाता था। जैसे उदाहरण के लिए हम गेहूं का अदला बदली, गेहूं का विनिमय, गेहूं का एक्सचेंज अगर हम राइस से कर रहे हैं तो उसका मूल्य हमें किसके रूप में देखना पड़ता था, राइस के रूप में देखना। अगर उसी गेहूं की अदला बदली हम मेज से कर रहे हैं तो उसके रूप में देखना। अगर उसी गेहूं की अदला बदली हम फर्नीचर से कर रहे हैं तो उसके रूप में देखना पड़ता था। अगर उसी गेहूं का अदला बदली हम वेजिटेबल से कर रहे हैं, फ्रूट से कर रहे हैं, मतलब जिससे भी व्हाटएवर, जिससे भी हम उसकी अदला बदली कर रहे हैं उसका मूल्य की माप उसी रूप में करनी पड़ती थी। दिस वाज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, बिकॉज देयर वाज नो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू अंडर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो अंडर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, value of every commodity will certainly be price of every goods and services will certainly be valued under by the commodity by which it is exchanged, in terms of that particular commodity by which it is exchanged। This was a big problem, सबसे बड़ी बहुत बड़ी समस्या ये थी। तो but introduction of money has solved this problem। Now we can the value of goods, every goods and services in terms of money, because money is a common measure or common unit of value or purchasing power। common unit है, वैल्यू क्या है, वैल्यू की, हमारे मूल्य की कॉमन यूनिट क्या बन गई, हमारे मूल्य की कॉमन यूनिट बन गई मनी। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हुए, आज हम बाजार में जाते हैं, कार कितने की है, इतने रुपए की, मकान कितने का है, इतने रुपए का है, ये सब्जी क्या भाव है, इतने रुपए किलो है या इतने रुपए की है, फल, एवरीथिंग।
हम किसी भी वस्तु की तरफ जाएं, आज हम आसानी से उसका मूल्य किसके रूप में मापते हैं? मुद्रा के रूप में। अब उसके इम्प्लीकेशंस क्या हुए इसको हम देख लेते हैं। उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं, उसके सिग्निफिकेंसेस है। व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू और मेजर ऑफ वैल्यू मनी ड्यू टू सिग्निफिकेंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए क्या है, आज हम माप सकते हैं कि हमारे यहाँ कितना प्रोडक्शन हो रहा है, किस वस्तु का कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम मूल्य की माप कर सकते हैं, if we are measuring our value in terms of money as a common unit of value or common measure of value, then we can prepare a consumer price index। हम आसानी से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, which indicates cost of living of the people। जो लोगों के जीवन की कीमत को बताता है, लागत को बताता है कि उन्हें कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। क्या चीज बताती है? ये बताती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम किस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हैं? वैल्यू से, और वैल्यू की कॉमन यूनिट से। तो मनी एज ए कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू enables us to prepare the consumer price index, which indicates cost of living of the pupil। Next is the wholesale price index। होलसेल प्राइस इंडेक्स भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसे किसने किसने इसके लिए हमें सक्षम बनाया, किसने एनेबल हमें किया? मनी। Money as a common unit of value enables us to prepare wholesale price index which shows rate of inflation in the economy। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स हमें क्या बताता है कि हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन का, मुद्रास्फीति का, जो कीमतें बढ़ रही हैं उसका रेट क्या है, या जो हमारा प्राइसेस घट रही हैं, डिफ्लेशन की यदि स्थिति है तो वो उसको क्लियर कर सकता है। तो इस सबको हम कैसे एनालिसिस कर पाए? ड्यू टू द होलसेल प्राइस इंडेक्स। और money enables us for these all things। Next is money as a common unit of value or measure of value facilitated to comprise market value of various commodities। देखिए क्या है, पहले हम कंपेयर ही नहीं कर पाते थे। गेहूं को चावल से बदल दिया, फर्नीचर से बदल दिया, चेयर से बदल दिया, किसी सर्विस से बदल दिया, किसी सर्वेंट को हमने उसको दे दिया। तो उससे क्या था, हमें पता ही नहीं चलता था कि किस वस्तु का क्या भाव जा रहा है, क्योंकि कॉमन यूनिट तो थी नहीं। नाउ मनी एज ए कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू और मेजर ऑफ वैल्यू एनेबल्स अस टू कंपेराइज। उसने क्या करा, हमें कंपेराइज करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, कंपेराइजेस मार्केट वैल्यू ऑफ वेरियस और डिफरेंट कमोडिटीज। उसने हमें कंपेराइज करने के लिए सक्षम बना दिया कि जो मार्केट वैल्यू है डिफरेंट गुड्स की, डिफरेंट कमोडिटीज की मार्केट वैल्यू क्या है। और उसने क्या किया, कॉजेज एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, इन्वेस्टमेंट एंड अल्टीमेटली राइज इन जीडीपी और नेशनल इनकम। अब ये जो जब हम कंपेराइज करने में सक्षम हो गए कि विभिन्न वस्तुओं की कीमतों का, कौन सी कीमत ज्यादा हमें दे रही है, कौन सी कीमत कम दे रही है, तो इससे क्या हुआ, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। इट एनेबल्स एक्सपेंशन ऑफ मार्केट और इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब मार्केट का एक्सपेंशन होगा, सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट का भी एक्सपेंशन होगा, विस्तार होगा, निवेश का विस्तार होगा। इसने बाजारों का विस्तार किया, इसने निवेश का विस्तार किया, एंड अल्टीमेटली अंततोगत्वा क्या हुआ, जीडीपी। इट कॉजेस राइज इन जीडीपी, ग्रोथ ऑफ जीडीपी। इससे हमारी जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का विकास संभव हो पाया, विस्तार संभव हो पाया, और नेशनल इनकम एनहेंस हो पाई। नेक्स्ट इज द इट फैसिलिटेटेड। क्या था, पहले हम
एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू के रूप में अपने उत्पाद को, अपने उत्पादन को माप ही नहीं पाते थे, अपने प्रोडक्शन को माप ही नहीं पाते थे। तो उससे नेशनल इनकम और रिलेटेड है एग्रीगेट्स जो थे, राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित जितने भी गणनाएं थी उन्हें हम कर ही नहीं पाते थे। बट इट एनेबल्स money as a unit of value or measure of value enables us in estimation of our GDP और national income and related aggregates। उसने हमें राष्ट्रीय आय को मापने का एक माध्यम, एक ठोस धरातल उपलब्ध कराया। अब these are the primary static functions of the of the money। Second are the secondary functions। अब secondary functions also relates to the static functions of money। ये भी static functions of money के अंदर आता है secondary function। तो secondary functions की अगर हम बात करते हैं, secondary functions या subsidiary functions, द्वितीयक जो कार्य मनी के होते थे, मुद्रा के होते थे, उसमें सबसे पहला आता था स्टैंडर्ड फॉर डेफिट। देखिए स्टैंडर्ड फॉर डेफिट पेमेंट्स होता क्या है? Deferred payments are those payments which sometimes we have to make in near future। कुछ पेमेंट्स को हमें निकट भविष्य में पे करना होता है। Such type of payments are known as the deferred payments। These are also known as the future payments or contractual payments। We have already discussed it in earlier video। पहले से हम इसे पढ़ चुके हैं। तो under barter system of exchange there was no perfect system to repay such type of deferred payments। हमने बोरोइंग कितना किया, लैंडिंग कितना किया, कितना हम दे रहे हैं, रीपे कितना हम कर रहे हैं या हम उससे वापस किस प्रकार से ले रहे हैं, there was no perfect system under barter system of exchange। इसमें ना इन्फ्लेशन का ध्यान रखा जाता था, ना डिफ्लेशन का ध्यान रखा जाता था। बट as a standard for deferred payments, money enables us to think, मतलब it provides a perfect system for such type of payments। इसने हमें एक perfect system दिया। इससे हुआ क्या? What are the significance? इसके significance क्या है? इसके implications क्या है? तो led to emergence of financial market which ultimately deals in borrowings and lendings of money। देखिए क्या है, इसने standard as money as a standard for deferred payments enables us to develop financial markets। उसने हमें फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार डेवलप करने में मदद की, सक्षम बनाया। और जिससे क्या हुआ, जिसने अल्टीमेटली बोरोइंग और लैंडिंग ऑफ मनी, उधार लेने और उधार देने का, जो धन का उधार है, लेन देन है, उसे देने में सक्षम बनाया। परचेजिंग पावर को बोरोइंग और लैंडिंग के रूप में सक्षम बनाया। अब इससे क्या हुआ, विच कॉजेज मल्टीपल इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑल्सो एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर टू। इससे जो मुद्रा का उधार के रूप में, लैंडिंग के रूप में लेन देन था, इसने हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, हमारे उपभोग व्यय को और साथ ही हमारे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को, जो हमारा निवेश व्यय है, दोनों को एनहेंस कर दिया, दोनों को एक्सपेंड कर दिया, दोनों को बढ़ा दिया, दोनों को इंक्रीज कर दिया। और इसके कारण से क्या हुआ, एक्सपेंडिचर विच कॉजेस राइज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। क्योंकि हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसके अंदर बढ़ा, हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इससे बढ़ा, इसके कारण से अल्टीमेटली जो हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज है उसमें वृद्धि हुई, उसका विकास हुआ। नेक्स्ट इज द स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू पहले हमने पढ़ा है। मनी एक्ट्स एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू और वी कैन इजीली स्टोर आवर वैल्यू और परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ मनी इजीली। आज हम आसानी से
मनी के रूप में अपनी वैल्यू को, अपनी परचेजिंग पावर को आसानी से स्टोर कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, which was quite impossible, which was quite difficult under barter system of exchange, because if we want to store our value or purchasing power in those days, then we have to store these uh, in terms of commodities, in terms of goods, which was quite difficult because it requires a lot of space as well as fear of loss of value. Perishable goods हो सकते थे, खराब होने वाली वस्तुएं हो सकती थी। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली में अगर हमें अपनी वैल्यू को, अपने मूल्य को, अपने परचेजिंग पावर को, अपनी क्रय शक्ति को इकट्ठा करना होता था, तो उसे हमें वस्तुओं के रूप में इकट्ठा करना होता था, जिसके कारण से क्या होता था, जो जिसके लिए सबसे पहली बात, अगर हमें 10, 20, 50, 100 करोड़ रुपए का टमाटर इकट्ठा करना है तो क्या होगा? पहले तो बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, और उसी के साथ क्या चाहिए? उसी के साथ में सबसे बड़ी समस्या फियर ऑफ लॉस ऑफ वैल्यू। पेरिशेबल हो सकता है गुड, हो सकता है कंपेरिसेबल, लेकिन लॉस ऑफ वैल्यू तो होना ही होना है अगर हम कमोडिटीज के रूप में अपने वैल्यू को, अपनी परचेजिंग पावर को इकट्ठा कर रहे हैं तो। बट मनी हैज सॉल्व दिस डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। नाउ वी कैन इजीली स्टोर आवर वैल्यू और परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ मनी इन डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट इजीली। हम फाइनेंशियल मार्केट में, वित्तीय बाजार में अपनी परचेजिंग पावर को इकट्ठा कर सकते हैं। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या? देखिए, मोर इंड्यूस सेविंग्स कॉजेस मोर इन्वेस्टमेंट एंड अल्टीमेटली मोर जीडीपी ग्रोथ। हमने ज्यादा सेविंग शुरू करी, ज्यादा सेविंग हम कर पाए, उससे क्या हुआ? हमारी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, फर्दर जो इन्वेस्टमेंट हमें करना है, फर्दर जो हमें निवेश करना है, वो हम उसमें वृद्धि कर पाए। इन्वेस्टमेंट हमारा अधिक होने लगा। इन्वेस्टमेंट अधिक है, सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन अधिक होगा। जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है, इट विल सर्टेनली एनहेंस आवर जीडीपी ग्रोथ। जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें वृद्धि संभव हो पाई, हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि संभव हो पाई। दीज आर द बेसिक things of money as a store of value. But we have to think one thing, we have to remember one thing, micro macro paradox of savings। देखिए, कोई चीज छोटे रूप में की जाए, माइक्रो के रूप में की जाए, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में सेविंग्स को देखते हैं, इट इज गुड फॉर ए पर्टिकुलर कंज्यूमर एंड इट्स फैमिली प्रॉस्पेरिटी की। अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर की प्रॉस्पेरिटी की बात करें, उपभोक्ता की प्रॉस्पेरिटी की बात करें, उसके परिवार की प्रॉस्पेरिटी की बात करें, तो क्या है, ये उसके परिवार के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन इकोनॉमी में यदि सभी लोग सेविंग करना, अधिक मात्रा में सेविंग करना स्टार्ट कर दें, अधिक मात्रा में बचत करना स्टार्ट कर दें, तो क्या होगा? इट विल सर्टेनली अफेक्ट डिमांड साइड एडवर्सली। ये डिमांड साइड को एडवर्सली इफेक्ट करेगा मैक्रो लेवल पर जाकर के। अगर हम इसको सोचते हैं, विच कॉजेस ऑफ डिफ्लेशन, इससे डिफ्लेशन की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि लेस डिमांड कॉजेस लेस इन्वेस्टमेंट, लेस डिमांड कॉजेस लेस सप्लाई, लेस प्रोडक्शन, लेस इनकम एंड फर्दर लेस इन्वेस्टमेंट, और our economy will certainly move on the path of poverty in place of the prosperity in such circumstances. Then we have to remember micro macro paradox, जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के, व्यष्टि अर्थशास्त्र के और समष्टि अर्थशास्त्र के, वृहत अर्थशास्त्र के जो विरोधाभास हैं, उसका भी हमें इसमें ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट इज द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। जो लास्ट फंक्शन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और सब्सिडियरी फंक्शन है और स्टैटिक फंक्शन है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। नाउ वी कैन ट्रांसफर आवर वैल्यू और परचेजिंग पावर एट डिस्टेंस प्लेसेस टू डिस्टेंट प्लेसेस or even in the foreign countries easily in terms of money, which was quite difficult or
impossible under barter system of exchange. Because in those days, if we want to transfer our value or purchasing power to distant places, then we have to transfer it in terms of commodities or goods, which was quite impossible or difficult. So जो इंट्रोडक्शन ऑफ मनी है उसने क्या किया, हमारे जो परचेजिंग पावर है, जो वैल्यू है, उसको दूसरे देशों में या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में उसका ट्रांसफर, उसका स्थानांतरण, उसका हस्तांतरण आसान बना। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हुए, इसके सिग्निफिकेंस क्या हुए? सबसे पहले, क्रॉस बॉर्डर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स हैज लेड टू ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। क्रॉस बॉर्डर, दूसरे देशों में जो अवेलेबिलिटी हुई फंड्स की, किसके कारण से? ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू के कारण से दूसरे देशों में जो क्रॉस बॉर्डर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स हुई, उसने इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट को या ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट को एक तरीके से अस्तित्व में इससे आया, सो दैट लेस डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैव मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रू बोरोइंग्स। इसके कारण से क्या हुआ? अब ऐसा ही नहीं है कि हम अपने रिलेटिव्स को ही धन भेजते हैं, एक देश दूसरे देश से भी बोरो कर सकता है, एक देश दूसरे देश से भी उधार लेता है आज की फाइनेंशियल सिस्टम में, आज की अर्थव्यवस्था में, क्योंकि वी हैव द इकोनॉमिक रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आज कोई भी देश ऐसा नहीं है जो क्लोज्ड इकोनॉमी हो। ऑल द नेशंस, ऑल द इकोनॉमीज, ऑल द कंट्रीज आर द open economy. Open economy which have the economic relations with the rest of the world, with the other countries, that is known as the open economy, and closed economy which do not have the economic relations with the rest of the world. So all the countries have the economic relations with the rest of the world, all the economies are the open economy. So जो global market, global financial market डेवलप हुआ, उसने क्या किया, जो इन्वेस्टमेंट के लिए है डेवलपिंग कंट्रीज और लेस डेवलप्ड कंट्रीज की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को थ्रू बोरिंग्स दूसरे देशों से उधार लेकर के वो खोल दिया, विच कॉजेज ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एंड ग्लोबल इकोनॉमिक मार्केट। इससे क्या हुआ? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का और ग्लोबल इकोनॉमिक मार्केट का डेवलपमेंट हुआ, और it facilitated direct foreign investment and speed up the pace of growth in less developed or developing countries. इसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आसान बनाया, जिससे जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज थे, अल्प विकसित देश थे या विकासशील देश थे, उनमें उनका ग्रोथ को, उनके विकास को हम स्पीड अप कर पाए। नेक्स्ट इज द एंड इट एनेबल्स मोबिलिटी ऑफ फंड्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। इससे एक चीज और हुई, केवल विदेशों से व्यापार आसान नहीं हो पाया, विदेशों से में व्यापार आसान नहीं हो पाया, इसमें जो हमारा देश का इनर पार्ट है, जो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है, उसमें भी हम फंड्स की अवेलेबिलिटी डिफरेंट पार्ट्स में उपलब्ध करवा पाए, जिससे क्या हुआ, जो हमारा ग्रोथ रेट है, एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, सभी का समान, सभी क्षेत्रों का आर्थिक विकास हम आसानी से कर पाए। थैंक यू स्टूडेंट्स। Again, I'm requesting you to subscribe my channel and also share these videos. Thank you.